साथियों, 19वीं सदी का प्रारंभिक दौर था। समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थी। कुरीतियाँ इस कदर थीं कि शूद्र, अतिशूद्र एवं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सार्वजनिक प्लेस पर प्रतिष्ठान करने का भी उनको अधिकार नहीं था। समाज में एक अलग तरह की व्यवस्था व्याप्त हो गई थी। उसी समय एक 12-13 साल का लड़का अपने मित्र की शादी में जाता है। लोगों ने देखा कि यह शूद्र बालक जो है, जो बैकवर्ड माली जात से है, उच्च वर्ग के लोगों के बीच में बारात में आता है। क्योंकि मित्र की बारात तो होती है। इसके बाद लोगों ने कहा कि ये कैसे आ गया है, उसको दुदका कर वहाँ से भगाया जाता है। जब ये बात वो मित्र को पता चलती है, मित्र ने कहा कि भाई, क्योंकि सभी बाराती नाराज़ हो रहे हैं, तुम जो है बारात से चले जाओ। यह बात उस लड़के के मन में घर कर जाती है और इस सामाजिक व्यवस्था को, जो एक कुरीतियों के रूप में थी, एक सामाजिक व्यवस्था को एक अपने पटरी पर लाने के लिए या इस सामाजिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था को अपने जीवन का मकसद बना लिया। अपने घर लौट कर आता है। रास्ते में उसके पेशवाई जुल्म का शिकार एक शूद्र मिलता है, जो गले में अपने मटका लटकाए हुए है। उससे उस बात को बताता है कि भाई कहाँ आ रहे हो। उसने बताया कि मैं मित्र की शादी में गया था, वहाँ ऐसी घटना घटती है। साथियों, उसने कहा कि तुम मान लो कि तुम भी मेरी तरह शूद्र हो, तुम्हें भी वह अधिकार नहीं है जो हमें अधिकार नहीं है। मन गिराए हुए वो लड़का जो है फिर अपने पिता के घर पहुंचता है और पिताजी उसे पूछते हैं, वो पूरी घटना को बताता है। उसके पिताजी ने कहा कि तुम, अच्छा है कि उन्होंने तुम्हें और कोई सजा नहीं दी। उनके पिताजी ने कहा कि अच्छा है कि उन्होंने तुम्हें और कोई सजा नहीं दी। इसके बाद वह बात उसके मन में घर कर जाती है कि जिस समाज की व्यवस्था को इस तरह की कुरीतियां व्याप्त है और इस व्यवस्था को नहीं बदला जाएगा तो एक आधी आबादी से अधिक लोग, 80% जो है समाज के लोग, जो इसमें 50% महिलाएं थी, वो शिक्षा से वंचित थी और किसी भी कार्यक्रम से वंचित कर दी जाती थी। इसके बाद उनके पिताजी ने, गोविंद राव जी ने, इसके बाद उस छात्र के पिताजी गोविंद राव जी ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। तमाम जो दकियानुसी लोग थे, वे लोग उनके पिताजी को जाकर समझाए कि इनका एडमिशन जो है क्यों करवा दिए, खेती बाड़ी में काम करें, पढ़ लिख कर क्या करेगा। उनके पिताजी ने दबाव में आकर पढ़ाई छुड़वा देता है। इसके बाद वह लड़का इस मिशनरियों के मदद से स्कॉटिश स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उसने अब वहाँ से उसके जीवन की शुरुआत होती है और वो इंग्लिश माध्यम को अपने शिक्षा का माध्यम चुनता है और वह उस घटना को अपने जीवन का मकसद बना लेता है और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत हो जाता है। इसके बाद वह छात्र आगे चलकर राष्ट्रपिता, क्रांति ज्योति, शिक्षाविद या बहुत एक लेखक के रूप में विद्यमान अपने को कर पाता है, जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। 11 अप्रैल 1927 को उनका जन्म हुआ था। उस छात्र ने, ज्योतिबा फुले ने, इसके बाद जो है 2 क्रांतियों से प्रेरणा ली, फ्रांसीसी क्रांति से और अमेरिकन क्रांति से, और उन क्रांतियों से प्रेरणा पढ़ते रहे और ले करके उन्होंने पहली ज़रूरत महसूस की। जहां हम आप खड़े हैं, कहीं न कहीं इन महापुरुषों की देन है कि हम यहाँ खड़े हैं, नहीं तो हमारी पीढ़ियाँ पूछेंगी कि हम जो ये कर रहे हैं, ये जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब हमें समाज में चलने का अधिकार नहीं था,
जब हमें समानता का अधिकार नहीं था, समाज में तमाम तरह की कुरीतियां व्याप्त थी, तो जो ये हमें सम्मान थोड़ा मिल पाता है, हम यहाँ पढ़ पाते हैं, हम अध्यापक हो पाते हैं, आप इंजीनियर हो पाते हैं, आप जो है मंच पर बोल पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, एक कहीं न कहीं किसकी देन है? तो हम अपने पीढ़ी को क्या जवाब दे पाएंगे? क्या हमने पीढ़ी को बताया है? क्या हमने कभी बताया कि किसान का कोड़ा लिखने वाला व्यक्ति एक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने किसानों के दर्द को महसूस किया और किसान का कोड़ा पहली किताब लिखा? क्या हमने किसी को बताया है? क्या हमने उस जाति उन्मूलन के लिए सत्य शोधक समाज का स्थापना हमारे ज्योतिबा फूले ने किया? क्या हमने अपने पीढ़ी को बता पाए हैं? जब अपने लोगों को जो लाभ हम ले पाते हैं, उन लाभ देने वाले व्यक्ति का हमारा दायित्व बनता है कि अपने पीढ़ी को उनके विषय में बता पाएं कि हमारे अंबेडकर साहब की क्या देन थी, जहां हम बोल पाते हैं, अधिकार प्राप्त है। हम जो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, वो ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले की देन थी, साहू जी महाराज की देन थी, या उन तमाम क्रांतिवीरों की देन थी जिन महापुरुषों ने लड़ाइयाँ लड़ करके समाज के उस अव्यवस्था के विपरीत एक व्यवस्था कायम की और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में हमारी भागीदारी सुनिश्चित की। क्या हम अपने पीढ़ी को बता पाते हैं? आज किसान आंदोलन है, लेकिन किसान का कोड़ा कभी जो है ज्योतिबा फूले साहब की एक बहुत बड़ी किताब है, जिनमें किसानों के दर्द को बयां किया गया है। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, जहां पे समाज के दबे कुचले लोगों को समान अधिकार और समान रहने खाने की सुविधा या उनको जो है शुद्धिकरण करने की बात जो है हमारे सत्य शोधक समाज में की गई। साथियों, एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि जिन छात्र को समाज में पढ़ने का अधिकार नहीं था या पढ़ने के विद्यालय से निकाल दिया गया था, उन्होंने अपने जीवन को इसका मकसद बना लिया और उस जहां से छात्र को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस क्षेत्र को, उस एरिया को उन्होंने एक एजुकेशन हब बना दिया। उन्होंने शूद्रों के लिए पहला कॉलेज खोला 1848 ईस्वी में, जहां सभी के लिए छूट थी, और इसके बाद 1849 में दूसरा स्कूल खोला, 1852 में स्कूल खोला। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित किया और महिलाओं के लिए स्कूल खोला। अर्थात भारतवर्ष में जो प्रथम शिक्षिका के रूप में साबित हुई, वो महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी थी, माता सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने प्रथम जो है महिलाओं के लिए स्कूल की स्थापना की और खुद पढ़ाने जाती थी। जब ये शूद्रों के लिए और इन महिलाओं के लिए स्कूल का जब संचालन किया गया, तो उस समय तमाम तरह के जो है बाधाएं आई, लोगों ने उनको पत्थर फेंके, लोग मारे, लेकिन हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपने कदम को पीछे नहीं हटाया और समाज में एक क्रांति के रूप में परिणित हुई, जो हमें अधिकार मिला और आज प्राप्त है। और हमारे आपके दायित्व बनते हैं कि उन महापुरुषों के कार्यों को हम अपने पीढ़ी को बताएं कि जो हमें अधिकार मिला है वो किन महापुरुषों के देन है। अगर हम इसके लिए बार बार उन महापुरुषों को याद करके उनके पद चिन्हों पर चल करके यदि हम प्रयास नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं वो दिन आगे आने वाला है कि फिर हम उन समाज के उन तमाम अव्यवस्थाओं के शिकार हो सकते हैं जो अव्यवस्था पहले कायम थी और जिनको तोड़ने के लिए हमारे तमाम तरह के महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमें जो समानता का अधिकार मिला है, हमारी समानता को बचाने के लिए हमें अपने पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को हमें वो बताना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा और उनको पद चिन्हों पर चलने के लिए जो है उनको प्रेरित करना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।